चैप्टर है हमारा ग्रामीण क्षेत्र शासन चलाना। कि ग्रामीण का मतलब होता है गांव। उस क्षेत्र पर कैसे शासन चलाया जाता था, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जब अंग्रेजों ने नवाबों को हटाकर वो खुद ही उस सत्ता को अपने कब्जे में ले चुके थे, उसके बाद वो कैसे काम कर रहे थे। कंपनी दीवान बन गई थी। 12 अगस्त 1765 में मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात कर दिया था। इस बात की पूरी संभावना है कि घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन इस चित्र से हमें यह पता चलता है कि इस घटना में एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर जब आप बुक में देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे भी है, और ये इसको एज अ पार्टी डिस्क्राइब किया गया है अकॉर्डिंग टू इस चित्र के हिसाब से। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। मतलब कि जो रॉबर्ट क्लाइव है अपने जीवन में जो भी करेगा, एक चित्रकार उसको लिखेगा और उसकी ड्राइंग बनाएगा। ये काम उसने एक इंसान को सौंप रखी थी ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उसको पता चले कि इसने क्या करा था। बेसिकली अपनी बायोग्राफी लिखवाने के लिए, पर ये पूरा टाइम उसी के साथ रहता था। बंगाल के दीवान हाथ आ जाना अंग्रेजों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। दीवान के तौर पर अपनी कंपनी, अपने नियंत्रण, अपने भूभाग का मतलब होता है ज़मीन का भाग, भू मतलब ज़मीन, भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। वो उनका मेन पॉइंट था। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी के व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटानी थी। आमदनी मतलब उसको बहुत सारे और पैसे चाहिए थे, इसीलिए वो कुछ और जुगाड़ सोचता है कि व्यापारिक कंपनी के नाते उस यह ख्याल भी रखना था कि वह अपनी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदते और बेचते रहते थे। वहीं पर हम देखते हैं दूसरी तरफ उस समय के साथ कंपनी का यह भी मानना था कि यह भी समझ में आने लगा कि उस सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उन लोगों को भी शांत रखना था जो गांव में देहात से पहले शासन चला चुके थे। मतलब अंग्रेजों के आने से पहले जो शासन कर रहे थे उनसे बचाना था, और जिसके पास अभी भी काफ़ी ताकत और सम्मान था। सम्मान यानी कि उस गांव के लोग जो थे ना उनको बहुत मानते थे, और उनको जो पहले के लोग थे जो रूल कर रहे थे उनको रीति नीति बहुत अच्छे से पता था, इसीलिए वो थोड़े से डर के और दब के रह रहे थे। ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे, जिनको सत्ता का सारी नॉलेज थी, उन्हें नियंत्रित करना तो ज़रूरी था, लेकिन उन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता है। हाँ, लेकिन उसे कंट्रोल करना, अगर ख़त्म कर देंगे, उसको मार देंगे, तो वहाँ के जो लोग हैं वो विद्रोह कर देंगे, इसीलिए उसको तो ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन उसे या तो लालच से या डरा धमका कर उसको अपने कब्ज़े में नियंत्रण कर सकते थे। यह काम कैसे हो, ये भी सोचना ही बहुत ही कठिन काम था। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों में उपनिवेश कैसे बनाए, आज के संसाधन कैसे जुटाएं, लोगों के अधिकार किस तरह तय किए गए और मन माफिक फासलों के तरीकों से कैसे कराई गई। कंपनी की आमदनी कैसे बढ़ी और कैसे हुआ। कंपनी दीवान तो बन गई थी, लेकिन अब भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे। राजस्व मतलब जहाँ पर राजा पहले राज कर चुके हैं तो उसके पास धन संपत्ति ज़्यादा होती है, तो राजस्व को हासिल कर ले तो उसके पास जितने भी उस गाँव के टैक्स वगैरह सब आते हैं वो उसके कब्जे में आ जाएगा, और कंपनी को उसे टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो इन सबको कब्जा करने के लिए वो प्लान बना रहे थे। राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमती पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दोगुना हो चुका था। 1765 में पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी आयात कराती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। जल्दी ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। जो कारीगर थे यानी कि काम करने वाले लोग गांव छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उन्हें बहुत कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को ज़बरन बेचनी पड़ती थी। ज़बरन का मतलब होता है ज़बरदस्ती, मतलब जो सेलर थे उसको तो नहीं बेचना था उतने कम दाम पर जो ब्रिटिश के रूलर और जो बायर थे वो उनको कम पैसे पर ज़बरदस्ती उनको बेचने पर मजबूर कर रहे थे। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती जो थी चौपट होने की दिशा में थी। खेती भी बहुत अच्छे से नहीं हो रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट प्लेस है कि कितनी भीड़ कम हो चुकी है।
कितने कम लोग बचे हैं, क्योंकि लोग दूसरी जगह जा रहे थे उस गांव को छोड़कर। ग्रामीण इलाकों और किसान के कारीगर अपनी चीज़ बेचने की ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए नियमित रूप से बाजार में आते थे। कुछ लोग बेचने के लिए आते थे तो कुछ लोग खरीदने के लिए। आर्थिक संकट के समय इन बाज़ारों पर बहुत बुरा असर पड़ा था। आर्थिक स्थिति ऐसे क्योंकि अब वहाँ पे पैसे की बहुत किल्लत हो रही थी, इस वजह से भी। तो यहाँ पर जो भीड़ भड़ाके वाले इलाके हैं, देखो यहाँ पर बहुत ही कम लोग हैं। ये भी उसी पेंटर ने बनाया है कि कितना डिफरेंस हो गया है। ये भी एक ड्राइंग बनवाई गई थी। चार्ल्स कवर्नेल्स, जिस समय स्थानीय बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत के गवर्नर जनरल था ये कॉर्नवालिस। 1770 में पड़े आकलन ने बंगाल में 1 करोड़ के लोगों की मौत हो गई थी। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इतने लोगों की मौत हुई। खेती में सुधार की ज़रूरत, क्योंकि वहाँ पे पैसे कम थे, खेती भी बहुत कम हो रही थी। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसको अपने पैसे तो बहुत बढ़ाने थे, क्योंकि उन्होंने बोला कि अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही संकट में थी, तो वो तो बहुत चिंतित थे। लेकिन वो लोग जो है गांव पे छोड़ के जा रहे थे, तो इन सब के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था कि लोगों को कैसे रोके, काम वाम को कैसे बढ़ाए, कंपनी को भी उनको बंद नहीं करना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा, अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में अस्वस्थ रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता तो वो उन लोगों को भी प्रॉफिट होगा। और सुधार लाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आर्थिक अवस्था बहुत ही ख़राब थी। यह काम किस तरह किया जा सकता था, ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली रही। आखिरकार कंपनी ने 1783 में स्थानीय बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्त के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को ज़मींदारों के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थानीय रूप से तय कर दी गई। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इससे ज़्यादा इजाफा नहीं किया जा सकता था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधारने के लिए खर्चे जो करने का प्रोत्साहन है वो भी मिलता रहेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली थी, इसीलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पाद के फायदे में ही रहेंगे। अब समस्या यह थी कि मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन को सुधार के लिए खर्चा जो है नहीं कर पा रहे हैं। असल में कंपनी ने राजस्व तय किया था, वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भी भारी परेशानी हो रही थी। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मीन छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। मतलब जो ब्रिटिश लोग थे या उधर के जो गवर्नर थे जो रूल कर रहे थे उस टाइम पे कर तो फिक्स कर दिया, टैक्स और लगान वगैरह, लेकिन जो नहीं चुका पा रहे थे उससे उसकी पूरी जो ज़मीन थी वो ले लेते थे। अब इतने पे वो खेती करता था एक आदमी से, ठीक है। अब इसे वो ले लिया तो ये किसी और के खेत में जाके काम करेगा या दिहाड़ी मजदूर बनेगा, या तो ये ब्रिटिश सरकार बेच के इससे अपना प्रॉफिट ले लें या फिर अपना इस पर कोई कंपनी या दुकान शॉप वगैरह खोल ले। तो इसीलिए वो पूरा ज़मीनी हथियार लिया करते थे। 19वीं सदी के पहले जब ये सब हो रहा था उसी समय जो हालत थी बहुत ही बदल चुके थे। बाजार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेत के विस्तार होने लगे। इन जमींदारों को आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। ऐसा कंपनी ने खुद ही रूल बनाया था कि हम वृद्धि नहीं करेंगे पर आपको चुकाना ही पड़ेगा। लोगों को तो प्रॉफिट हुआ पर कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन के बेहतरीन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से तो कुछ बंदोबस्त के शुरुआती सालों में अपनी जो ज़मीन गाँव वो वहाँ के लोग थे सालों में अपनी ज़मीन गंवा चुके थे, यानी कि गंवा चुके थे, गाँव नहीं गंवा चुके थे। जो बच गए थे अब भी अपना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए थे।
कैसे गवा चुके थे? क्योंकि जिन्होंने लगान या टैक्स नहीं चुकाया था, ठीक है, वो क्या करते थे, वो ब्रिटिश सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इस वजह से उन्होंने गवा दिया था। अब वो कहते हैं निवेश जो बचे वो तो परेशान ही थे, बहुत ज़्यादा खतरा उठाए, आमदनी की उस उम्मीद दिखाई दे रही थी जब तक कि जो ज़मींदार थे किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन के सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गाँवों में किसान को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। एक नई व्यवस्था जो उस टाइम पे और बनाई गई थी। 19वीं सदी की शुरुआत में कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना ज़रूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो यह स्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों से इस इलाकों का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है, जो उसके लिए पश्चिमी प्रांतों के लिए एक होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की जिसे 1822 में लागू किया गया। लागू करने का मतलब होता है पूरी दुनिया या वहाँ पे जो भी लोग हैं, रूलर अपने प्रजा को बताएगा। तो यहाँ पर ये लागू कर दिया गया था, लोगों को बता चुके थे। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए, ऐसा सिर्फ उसी का मानना था। उसके आदेश पर ही कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, ज़मीन की जांच की, खेतों का मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया गया। गांव के एक-एक खेत की अनुमति राजस्व को छोड़कर हर गांव या जो वहाँ पर समूह थे या महाल थे, महाल एक जाति होती हैं, से वसूले होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व के स्थायी रूप से तय नहीं किया गया, बल्कि उसे समय समय पर संशोधन की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदारों के बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया कि जो गांव का मुखिया रहेगा वो क्या करेगा, यहाँ से वो टैक्स और लगान वगैरह सब कुछ को लेगा और अंग्रेजों को जाके सौंप दिया जाएगा। तो ये काम गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दिया गया। मुनरो व्यवस्था ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में स्थानीय बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रियतवार या रियतवारी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्ध के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में से इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिणी भारत पर यह व्यवस्था लागू कर दी गई। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिणी में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसीलिए उनका तर्क यह था कि उन्हें सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना चाहिए जो पीढ़ियों से ज़मीन पर ही खेती करते आ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत पीढ़ियों से करते आ रहे थे तो उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। राजस्व आकलन से पहले जो लोग होते थे खेतों का सावधानी पूर्वक और आकलन किया करते थे, सर्वेक्षण किया करते थे, मुनरो को भी देखा करते थे। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, जैसे पिता अपने बच्चों की देखभाल करता है वैसे जो ये ब्रिटिश लोग हैं वो किसानों की रक्षा करेंगे या करते रहना चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ साल के भीतर ही उनमें समस्याएं दिखने लगी। ज़मीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा ही राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रियायत गाँव से भाग रहे थे। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे क्योंकि लोग जब वहाँ से भाग रहे थे और छोड़कर अपनी ज़मीन, क्योंकि ब्रिटिश ने भी हथिया ली थी तो राजस्व भी नहीं चुका रहे थे, तो इसीलिए छोड़कर वो जा रहे थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि यही व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, इसका अपोजिट हुआ। यूरोप के लिए फसलें अंग्रेजों ने यह महसूस किया कि ग्रामीण इलाके न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से यही फसलें भी पैदा की जा सकती है। 18वीं सदी के आखिरी तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दिया।
ये एक तरह का नशीला पदार्थ होता था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते थे। बंगाल में पटसन, असम में चाय और संयुक्त प्रांत यानी कि जो अभी यूपी है हमारा, उत्तर प्रदेश में गन्ना, पंजाब में गेहूँ, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल। यह कैसे किया गया? अंग्रेज ने अपनी ज़रूरत की फसलों को खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह की कुछ फसल की उत्पादन की पद्धति देखते हैं। तो ये सभी चीज़ों को उगाया करते थे, लेकिन यह कैसे किया होगा, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। अंग्रेजों ने अपनी ज़रूरतों की फसलें को खेती के फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इस तरह के कुछ फसलों का उत्पादन ऐसी एक पत्ती में अच्छी तरह समझे। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? हाँ, बिल्कुल है। चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों को 2 तस्वीरों में दिखाई गई है। यहाँ पे कॉटन जो कपड़े होते हैं उस पर की एक प्रिंटिंग है, बेसिकली एक कलाकारी को छापा गया जो 20वीं सदी में भारत में छापा गया था। और ये जो है हमारी, ये उत्तर साइड के हैं। 19वीं सदी में ही ये मार्टिन कॉटन छापा इस प्रिंट का नाम है, जो कि इंग्लैंड में इसको प्रिंट करा गया था। आप अपने बुक में इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ये आज तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन ये उस टाइम पे बहुत ही डिमांड में था, महंगा भी। बाईं तरफ की जो तस्वीर है, भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाई गई कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ब्रिटेन प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस द्वारा बनाए गए फूलों वाले हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का जो है उपयोग किया गया है। इसमें भी ब्लू है और इसमें भी जो इसका बेस है वो ब्लू कलर का है, और आमतौर पर यह नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं यह रंग किस तरह पैदा किया जाता है? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किए गया नीला रंग भारत में उगाने वाले नील के पौधों से तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा उसकी खेती हो रही थी और भारत से दूसरे कंट्री में भी ले जाकर बेचा जा रहा था। तो सबसे बड़ा स्रोत तो इंडिया ही था, हमारा भारत। ठीक है, भारतीय नील की मांग क्यों थी? नील का पौधा मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही उगाया जाता है। 13वीं सदी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन ने कपड़ा उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल कर रहे थे। उस समय भारतीय नील की बहुत थोड़ी मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। उसकी कीमत भी बहुत ऊंची रहती थी, इसीलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए वोड नामक एक और पौधा पर निर्भर रहना पड़ता था। वोड पौधा जो है शीतोष्ण क्षेत्र में उगता था, इसीलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। उत्तरी इटली और दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ प्रतिस्पर्धा से परेशान यूरोप के वोड उत्पादकों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। प्रतिस्पर्धा मतलब होता कंपटीशन। जैसे कि ब्रिटेन के कई हिस्सों में क्या चल रहा था, इसकी खेती तो हो ही रही थी, तो इन लोगों ने क्या बोला अपने यूरोप के वोड उत्पादकों के कि आप जो भारत से यहाँ पर जो नील के सेलर है उस पर बैन लगा दो, पाबंदी लगा दो, क्योंकि लोग भारत वाला खरीद रहे थे और वो वाला नहीं खरीद रहे थे। मगर कपड़ों को रंगने वाले तो नीले रंग को ही पसंद करते थे। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि वोड से मिलने वाला बेजान और फीका होता था। इसीलिए 17वीं सदी तक आते आते यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राज़ी कर लिया। कैरिबियाई द्वीप समूह स्थित सेंट डोमिंग में फ्रांसीसी, ब्राज़ील में पुर्तगाली, जैमाक में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। उत्तरी अमेरिका में भी बहुत सारे भागों में नील के लिए बागान सामने आ गए थे। अब आ गई थी 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी के आखिर तक भारतीय नील की मांग और बढ़ गई, क्योंकि लोगों को ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ही ब्राइट था, फीका बिल्कुल भी नहीं था और इनको ये बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। ब्रिटेन में उद्योगीकरण का युग शुरू हो चुका था। उद्योगीकरण मतलब कि बिजनेस और वो जो होते हमारे फैक्ट्री, वो भी लगना अब शुरू हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भारी इजाफा हुआ। अब कपड़ों की रंगाई की मांग तेज़ी से बढ़ने लगी।
जब नील की मांग बढ़ी तो जब उस टाइम पे बढ़ रही थी तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाले आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से लेकर 1789 के बीच में ही दुनिया के नील उत्पादन आधा रह गया। ब्रिटेन के अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और स्रोत की तलाश कर रहे थे। यह नील कहाँ से मिल सकता है? मिल सकता था, ठीक है। और अंग्रेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेसिकली क्योंकि किसी किसी देश में बैन लगा था और यही कलर लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा था, तो इसकी जो है आपूर्ति और कैसे बढ़ाई जा सकती थी, तो ये लोग अब प्लाटिंग कर रहे थे। भारत में ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी, यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढने लगी, क्योंकि नील की खेती जितना ज़्यादा होगी उतने वो प्रोडक्ट को यूरोप में जाकर ज़्यादा बेचकर वो मुनाफा कमा सकते थे। पहले कुछ लेवल पे हो रहा था, लेकिन अब उसको और ज़्यादा बड़े लेवल पे उसको बढ़ाना था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट सोच रही थी कि इसको कैसे बढ़ाया जाए। कंपनी वाले भी यही सोच रहे थे। 18वीं सदी के आखिरी दशकों से ही बंगाल में नील की खेती तेजी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाजारों पर छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा केवल जो है लगभग 30% के अप्रॉक्सी था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे ही नील के व्यापार फैला, कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के उत्पादन में पैसे लगाने लगे। मतलब कि पैसे इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा पैसे लगाने का वाले को भी उसको 2 गुना मिल जाएगा या 3 गुना, जितनी खेती होगी उतना उसका प्रॉफिट होगा। तो पैसे उस पर लगाने लगे। समय बिताने के साथ कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने नील के अपने कारोबार पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां छोड़ दी। भारी मुनाफे की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में बहुत सारे लोग भारत आए और उन्हें नील के बागान लगा लिए, क्योंकि इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा कि लोगों ने खुद के अपने पर्सनल जॉब काम वगैरह छोड़कर सब इसी में आने लगे, खुद भी काम करने लगे, इन्वेस्ट भी करने लगे और लोगों से काम भी करवाने लगे। जिनके पास नील के पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए बैंक कर्जा देने को तैयार करते थे, क्योंकि अगर वो नील की खेती करते हैं, वो गवर्नमेंट को बेचते हैं या व्यापारी को, तो ये क्या करेंगे, 2 गुने पे या 3 गुने 4 गुने जितने भी हो प्रॉफिट में ये कमा सकते थे। तो इसीलिए ये लोग बैंकों की ओर से इसको उधार देने लगे थे और उनको प्रोत्साहित करते थे खेती करने के लिए। नील की खेती कैसे होती थी? नील की खेती जो है 2 मुख्य तरीके से होती थी, नीज और रेयती। नीज खेती की व्यवस्था में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन पर नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मजदूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती की समस्या, बागान में मालिकों को निजी खेती का क्षेत्र में फैलाना मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीन पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी, यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े भूखंडों से ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीन उन्हें कहाँ से मिलती थी, ये भी बहुत सोचने की बात थी, क्योंकि उसको ज़्यादा उगाना था बहुत, तो उसको बड़ी ज़मीन चाहिए थी। किसी किसी को तो मिल जाती थी, जिसको नहीं मिलते थे उसको जुगाड़ करना भी मुश्किल था। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या करते थे, या तो वो भाड़े पे लेते थे या फिर जो बड़े ज़मींदार थे वो खुद की ज़मीन पे ही वो नील की खेती करवाते थे। इस तरह की ज़मीन वो कहाँ से ले सकती थी, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था। उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किए और वहीं के किसानों को हटवा दिए। इससे टकराव और तनाव पैदा हो जाता था। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त थे, क्योंकि धान की खेती में बहुत टाइम लगता है। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की ज़रूरत होती थी। धान की खेती करने के लिए सबसे पहले एक खेत पर उसको जोता जाएगा, जो कि उसको 2 बैल चाहिए कोल्हू चलाने के लिए और 1 आदमी।
अब वो पहले पूरे जो मिट्टी है उसको उखाड़ उखाड़ को वो उपजाऊ के तरीके से बनाएगा जोत कर, फिर उस पर धान को छिड़केगा, फिर उसमें पानी वानी खेती वेती करेगा। यहाँ पे सारे किसान सेम टाइम पे वही काम कर रहे होते थे और इसी के टाइम पे हमें नील की खेती भी करनी थी। तो जब सारा रिसोर्स इधर है तो इसकी तरफ कौन आएगा काम करने या फिर कुछ भी करने के लिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 बैल चाहिए होते थे, ठीक है। खेती के लिए भी कितने भी हो तो जोतने के लिए 2 बैल चाहिए, धान उगाने के लिए भी। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बगान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती थी। हलों को खरीदना और उसका रख रखाव एक बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे, उन्हें अपने लिए भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी क्योंकि उनको खुद भी खेती करनी होती थी। जिस समय नील उत्पादकों की ज़रूरत होती थी तो उसी समय किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सदी के आखिर तक बगान मालिक निजी खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी, बाकी ज़मीन रियायती अवस्था में के अंतर्गत ही थी। रियायतों के ज़मीन पर नील की खेती, जो रियायती व्यवस्था के तहत बगान मालिक रियायतों के साथ एक अनुबंध सट्टा करते थे। कई बार वे गांव के मुखियाओं को भी रियायतों की तरफ से समझौता करने के लिए बाध्य कर देते थे। जो अनुबंध पर दस्तखत कर देते थे उन्हें नील उगाने के लिए कम ब्याज पर, जो उसके ब्याज होते हैं उसके कम दर पर यानी कि % पर बगान मालिक नकद कर्जा मिल जाता था। कर्जा देने वाले रियायतों को अपनी कम से कम 25% ज़मीन पर नील की खेती करनी होती थी। बगान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर रहता था। जब कटाई के बाद फसल बगान मालिकों को सौंप दी जाती थी तो रियायत को नया कर्जा मिल जाता था और वही चक्र दोबारा चलता रहता था। यहाँ पर दिखाया गया है कि वो ये ड्राइंग बनाई गई थी उस टाइम की किसी चित्रकार के द्वारा कि वो धान काट रहे हैं। और इसी के समय नील की जो होते नील के पौधे वो भी काट रहे हैं। इस वाले जो चित्र हैं ये एक छोटे से गांव को दिखाया गया है और यहाँ पर जो छोटी सी ड्राइंग है ये नील के जो फसल काट के रखे गए हैं ना ये वो है और इसके पीछे फैक्ट्री है। तो इस ड्राइंग में बहुत क्लियर तो नहीं है क्योंकि बहुत पुरानी ड्राइंग है चित्र, पर इसमें फिलहाल इतना ही दिखाया गया है। नील के उत्पादन जो नील का जो पौधा उसका उत्पादन कैसे होता था, ये चित्र बहुत ही पुरानी है, 1863 में बनाई गई थी। नील के खेतों के पास स्थित नील का एक कारखाना विलियम सिम्पसन का चित्र है। यहाँ पर एक फैक्ट्री है, यहाँ पर एक बिटर वॉट है, यहाँ पर एक किनमन हैदर है और यहाँ पे कुछ मजदूरों को इन लोगों ने इकट्ठा किया है काम करवाने के लिए। ये चित्र बहुत ही पुरानी इसलिए आपको ये ऐसे दिखेगी, लेकिन आप किसी म्यूज़ियम जाओ तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसे चित्र लगी हुई है या रियल में देखोगे तो पिक्चर को, क्योंकि वो उतना ख़राब नहीं हुआ है, बहुत बार प्रिंट की वजह से ऐसा लाइट हो गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो औरतें हैं नील के पौधों को हो तक औरत ही ढोकर लाती थी। जब ये कट जाता था, जैसे हम धान को बोझा बांध कर माथे पर लाते हैं तो ये उसी तरह से नील के पौधों को काटकर यहाँ अपने सर पर रखकर पहुँचाया करती थी। जो नील है, नील गांव आमतौर पर बगान मालिकों को फैक्ट्रियों के आसपास ही होते थे। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित वैटस यानी कि हौद में पहुंचा दिया जाता था। रंग बनाने के लिए 3 या 4 कुंडों की ज़रूरत पड़ती थी। प्रत्येक हौद को अलग काम था। नील के पौधे से पत्तियों को तोड़कर पहले एक कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबोया जाता था। इस हौद को किण्वन या स्टिपंड कुंड कहा जाता था। जब पौधे किण्वित हो जाते थे तो द्रव्य में बुलबुले उठने लगते थे। अब सड़ी हुई पत्तियों को निकाल दिया जाता था और द्रव्य को एक और हौद में छान लिया जाता था। दूसरा हौद पहले हौद से ठीक नीचे होता था। दूसरे हौद यानी कि जो बिटर वॉट है उसमें इसे घोलकर लगातार हिलाया जाता था और
पैडलों से खंगाला जाता था। जब यह द्रव्य हरा और उसके बाद नीला हो जाता था तो हौद में चूने का पानी डाला जाता था। धीरे धीरे नील की पपड़ियाँ नीचे जम जाती थी और ऊपर साफ द्रव्य निकल आता था। द्रव्य को छानकर अलग कर रखा जाता था और नीचे जमने वाले नील की गाद नीले की लुगदी को दूसरे कुंड निथारण कुंड में डाल दिया जाता था। इसके बाद उसे निचोड़कर बिक्री के लिए सुखा दिया जाता था। बिक्री के लिए जहाँ पर नील तैयार होती थी, इसका तो प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग था और जो सुखाकर जो पाउडर के रूप में बनाते थे उसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा थी। यहाँ पर ये जो ड्राइंग है, चित्र है, यहाँ खरा नील मजदूर हौद में पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले पैडल लिए खड़े हुए हैं। ये ड्राइंग बनाई गई थी। इस मजदूर को 8 घंटे से भी ज़्यादा समय तक कमर तक भरे नील में घोलकर खड़ा रहना पड़ता था। और इस वाले चित्र में है, यहाँ पर उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। दबाकर सांचों में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर मुहरों लगाकर उन्हें पीछे वाले हिस्से में मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहे हैं। यहाँ पर ये छोटे छोटे है ना पीस, नीचे जो जम जाता था ना उसको ऐसे ऐसे पीस में काट कर रेक्टेंगल जो भी होगा उसको सूखने के लिए देगा, क्योंकि लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था, इसीलिए वो नीचे वाले सूखे पार्ट को जो कलर हमारा बच जाता था उसको ये ट्रांसपोर्ट करते थे। यहाँ पे कहते हैं जो किसान पहले से ही कर्ज में थे, जिन्होंने पहले कर्जा ले चुका होता था, बहुत ही आकर्षित थे। उन्हें जल्दी समझ में आ गया कि वह व्यवस्था कितनी कठोर है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें नील की जो कीमत मिलती थी वो बहुत कम थी और कर्जा का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता था। समस्या और भी थी। बागान मालिक चाहते थे कि किसान अपने सबसे बढ़िया खेतों में ही नील की खेती करे, लेकिन नील के साथ परेशानी यह थी कि उसकी जड़ें बहुत गहरी होती थी और वो मिट्टी की सारी ताकत खींच लेती थी। नील की कटाई के बाद वह धान की खेती नहीं की जा सकती थी, क्योंकि अगर एक ज़मीन पर कोई सा भी पौधा उगाते हैं ना तो जितने भी इसके गुण होते हैं वो पौधा यूज़ कर लेता है। लेकिन नील की खेती में प्रॉब्लम ये थी कि उसकी जड़ें ना बहुत नीचे की ओर थी, इतनी नीचे कि सारे गुण ले लेते थे। इस पे दूसरा फसल उगाना बहुत मुश्किल था और धान जैसे फसल उगाना तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि धान को उगाने के लिए बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी चाहिए। तो इस पे धान तो बिल्कुल नहीं उगाया जा सकता था और नील की खेती का, नील का पौधा उगाकर वो ज़मीन खराब हो जाती थी। नील विद्रोह और उसके बाद अब नील की खेती की वजह से बहुत ही नुकसान होने लगे, तो उसका विद्रोह करना भी ज़रूरी था। और उसके विद्रोह के बाद क्या हुआ हम उस वाले टॉपिक में समझेंगे ध्यान से 1 बाय 1। मार्च 1859 में बंगाल के हज़ारों रियायतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रियायतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीर कमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला कर लगे। औरतें अपने बर्तन लेकर लड़ाई में कूद पड़ी। बागान मालिकों के लिए काम करने वाले का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए अपने वाले गुमाश्ता एजेंटों की पिटाई की गई। रियायतों ने कसम खा ली कि न तो वो नील की खेती के लिए कर्जा लेंगे और न बागान के मालिकों को लठियालों और लाठीधारों गुंडों से डरेंगे, क्योंकि वो अब इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि अब उन्हें लड़ाई की नौबत करनी पड़ी। नील के किसान चुप बैठने को तैयार नहीं थे। क्यों? उन्हें बगावत की ताकत कहाँ से मिली? इसमें कोई शक नहीं कि नील की खेती अत्यंत दमनात्मक थी, लेकिन जो लोग दबे होते थे वे हमेशा बगावत नहीं करते, ऐसा कभी कभी होता था। 1859 में नील रियायतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें स्थानीय जमींदार और मुखिया का भी समर्थन मिल सकता है। बहुत सारे गाँवों में जिन मुखियाओं से नील की अनुबंधों पर जबरन जो है दस्तखत करवाए गए थे, उन्होंने भी नील के किसानों को इकट्ठा किया और लठियालों के साथ आमने सामने में लड़ाई पड़ी। क्योंकि देखो वहाँ पर नील की खेती करके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करते थे, ठीक है। ये खेत हो गए ख़राब, अब इस पर दूसरी फसल नहीं उगा सकते थे, तो वो लोग खाएंगे क्या? और जो बड़े भूस्वामी होते थे इसको तो डायरेक्ट बोला था कि आप मुझे उगा कर दो, कुछ % हम आपको देंगे, लेकिन जितना इसको मिल रहा था ना वो उतना नहीं था जितना इसको मिलना चाहिए, यानी इसका भी लॉस हुआ। तो ये सारे लोग मिल गए, छोटे मजदूर, बड़े भूस्वामी
और जिसको ज़बरदस्ती पकड़ के काम करवाया जाता था, जिसकी ज़मीन छीन ली, और जो औरतें काम करने में जाती थी और जो उसके बच्चे काम करने में जाते थे, सब अब उन्होंने पूरा ग्रुप बना लिया कि अब तो हम विद्रोह करके ही रहेंगे, हमें नहीं नील की खेती करनी है। नील की खेती से सारे ज़मीनें ख़राब होती थी और उसको खेती करने के लिए वो सारा अपना पैसा लगाते थे, वो भी उधार लेकर। तो उतना उधारी चुका पाते थे क्योंकि उतनी प्रॉफिट नहीं होती थी, इसीलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। कई स्थानों पर रैयतों ने बगावत के लिए उकसाते हुए खुद जमींदार गांव-गांव घूमने लगे और गांव-गांव में जाकर ढिंढोरा पीटने लगे, अब बगावत करना है, अब इनकी बात नहीं माननी, हम नील की खेती नहीं करेंगे। जमींदार इस बात से परेशान थे कि बगान मालिकों की ताकत बढ़ती जा रही थी। बगान मालिक जबरन लंबे समय के लिए उनसे ज़मीन ले लिया करते थे, क्योंकि जो नील की खेती होती थी बहुत लंबे समय तक पौधे ज़मीन में ही गड़े रहते थे उसकी, और उतने टाइम में दूसरा फसल नहीं उगाया जा सकता था, तब इसीलिए नील के किसानों को ये भी लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उसका साथ देगी। 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी कि वहाँ के लोग कोई और खतरा ना पैदा कर दे। जब नील की खेती वाले जिलों में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर 1859 की सर्दियों में इलाके का दौर किया। रैयतों को लगा कि सरकार उनकी दुर्दशा से परेशान है। बरसात में मजिस्ट्रेट एशले ईडन ने एक नोटिस जारी किया जिससे कहा गया था कि रियायतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया है। तो ये बातें वहाँ पर चली जा रही थी। ये चैप्टर अब ख़त्म होने वाला है तो पूरा पढ़ के ही जाना, अंडरलाइन करते रहना क्वेश्चन आंसर, वे बहुत इजी हैं इसके। इस नोटिस के आधार पर लोगों में यह खबर फैल गई कि रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न रोकने का हुक्म दिया है। ईडन किसानों को शांत करने और विस्फोट स्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी कार्रवाई को किसानों ने अपने विद्रोह का समर्थन मान लिया। जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग भी नील जिलों की ओर चल पड़े। उन्होंने रियायतों की दुर्दशा, बगान मालिकों की जोर ज़बरदस्ती और अत्याचारी नील व्यवस्था के बारे में लिखा। इस बगावत से परेशान सरकार को बगान मालिकों की रक्षा के लिए सेना बुलानी पड़ी। नील उत्पादन व्यवस्था की जांच करने के लिए एक नील आयोग भी बना दिया गया। इस आयोग ने बगान मालिकों को दोषी पाया, जोर ज़बरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग ने कहा कि नील की खेती रियायतों के लिए फ़ायदे का सौदा नहीं है। आयोग ने रियायतों से कहा कि वे मौजूदा अनुबंधों को पूरा करें, लेकिन आगे से वे चाहे तो नील की खेती बंद कर सकते हैं। ये उनको चॉइस दिया। इस बगावत के बाद बगानों में नील का उत्पादन धराशायी हो गया। इसके बाद बगान मालिक बिहार पर ध्यान देने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा। कृत्रिम रंग यानी कि ह्यूमन मेड जो होते हैं, जो इंसानों ने बनाया है। इससे उनका व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। फिर भी वे उत्पादन फैलाने में सफल रहे, क्योंकि नील की खेती के बाद अब उन्हें और रंग बेचने थे। क्योंकि वो रंग नहीं बेचते तो उसका और जो बिजनेस है वो नहीं फैलता। व्यवसाय तो नहीं रुका, ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ, पर इसको जो है धीरे धीरे वो करके एक टाइम पर उन्होंने सफल कर दिया। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के एक किसान ने उन्हें चंपारण आकर नील किसानों की दुर्दशा देखने का न्योता दिया। देखो यहाँ पर आकर जो नील के किसान लोग हैं, जिन्होंने नील की खेती करी, उनकी दशा क्या हो गई है। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन की शुरुआत थी। यहीं से चंपारण का आंदोलन शुरू हुआ था। यहाँ पर कुछ लोगों ने पोयम के माध्यम से बताया है कि भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा। चांदपुर थाना हरदी के एक नील काश्तकार हाजी मुल्ला से मंगलवार 5 जून 1860 को नील आयोजन के सदस्यों के बात की गई। हाजी मुल्ला ने कुछ सवालों के लिए जवाब इस तरह दिए हैं। WS सीटनकार नील आयोजन के अध्यक्ष, क्या अब तुम नील की खेती के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो किस तरह शर्तों पर खेती करना चाहोगे? हाजी मुल्ला कहते हैं, मैं नील उगाने को तैयार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि कोई भी नई शर्त मुझे संतुष्ट कर सकती है, ऐसा उन्हें कहा। श्री साले जी ने कहा, क्या तुम्हें 1 रुपये प्रति बंडल की कीमत पर भी खेती करना नहीं चाहते हो? तो हाजी मुल्ला ने कहा, अब ये हमारा चैप्टर 4 आदिवासी, दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना।
चैप्टर 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो 1885 में बिरसा नाम का एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांवों में घूमते देखा गया। लोग कहते हैं कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। वो सारी बीमारी दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को दोगुना कर सकता था, बढ़ा देता था। बिरसा ने खुद यह ऐलान कर दिया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीको यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद करने के लिए भेजा है, क्योंकि गुलाम उस टाइम पे लोगों को बना दिया जाता था। कुछ समय के भीतर ही हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे। वे उसे भगवान मानते थे, जो बिरसा कहता वही करते। एक बार ऑर्डर उसने जो दे दिया, सब उसके पीछे पीछे लग जाते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह में छोटा नागपुर में रहता है। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी, संस्थान और उड़वाओं भी शामिल थे। ये सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी, आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो गया था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, ये अभी हमें जानना है। जिन्हें दीको कहा जा रहा था, वो बाहरी लोग कौन थे? उन्होंने इलाकों के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था? अंग्रेजों के राजा और आदिवासी के साथ क्या हो रहा था? यहाँ पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल गया था। अध्याय में हम ऐसे कुछ सवालों पर विचार करेंगे कि बिरसा सडनली इतना फेमस कैसे हुआ। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों की रीति रिवाजों और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थी। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों को दिखाई देते थे। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब यानी कि मेहमान जो लोग होते थे, बंधनों से बंधे होते थे, लेकिन इसका यह मतलब ही नहीं था कि आदिवासी के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था। बिल्कुल था। आप ये 7th क्लास में पढ़ चुके होंगे। जनजातीय समूह किस तरह जीते थे, या क्या खाते थे, क्या उगाते थे, कहाँ रहता था, उनका जीने का तरीका क्या था, कौन से भगवान को मानते थे, क्या ब्रिटिश सरकार ने इन पर भी गुलामी करना चाहा या इनको परेशान करना चाहा, तो ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानेंगे अभी। ठीक है। जातीय समूह, तो बेसिकली यहाँ पर इन लोगों के बारे में बताया गया है। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थी। ठीक है। कुछ झूम खेती करते थे। उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंती को कहा जाता था। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। मतलब एक इंसान है, ठीक है, यहाँ का क्लाइमेट जो भी है, गर्मी सर्दी, तो उसको ये सूट नहीं कर रहा तो दूसरी जगह चला जाएगा, वहीं पे खेती करेगा और वहीं पे बढ़ेगा। फिर यहाँ का क्लाइमेट चेंज हुआ, फिर दूसरी जगह, तीसरी जगह, तो ऐसे घुमंतु लोग क्या करते थे, तो वो भी ऐसे झूम खेती करते थे। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे, क्योंकि अगर पेड़ ऊपर की तरफ होता है ना तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर नहीं पड़ती है, तो इसीलिए इस पूरे हिस्से को काट देते थे ताकि जो धूप है वह ज़मीन पर आ सके। ज़मीन पर उसी घास फूस जलाकर साफ कर देते थे। इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी, यानी कि खाद बनाते थे उन सबको जलाकर। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी तहत को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे, कुछ नहीं करते थे। उपजाऊ एक ज़मीन बना लिया, यहाँ पे वो जला हुआ राख फेंक दिया, कोई रैंडम ज़मीन कुछ भी किसी शेप का हो गया, जहाँ जहाँ छिड़कते थे वहाँ वहाँ ये दाना छिड़कते थे। ठीक है, इसको जोतने बोतने का काम भी नहीं करना था। फसल उग जाते थे, उसी को ये लोग खाते थे। रोपने की बजाय उसे खेत में बिखेर देते थे। जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी तो उसे काट कर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। रास्ते में इसी को खाएंगे, अपने परिवारों को भी खिलाएंगे और आगे भी इसी के सहारे चलते रहते थे। ठीक है, तो इसको चलने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ करता था।
जहाँ से उन्होंने अभी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक पड़ी रहती थी, मतलब कि खाली पड़ी रहती थी वहाँ पर, क्योंकि जंगलों के साइड था तो आम लोग थे वहाँ पर नहीं जाते थे, तो इसलिए पड़ती रहती थी बहुत सालों तक। घुमंतु किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत की पर्वतीय व जंगली पट्टियों में रहते थे। इन आदिवासी समुदायों को जिंदगी जंगलों में बेरकटों, आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह के घुमंतु खेती किया करते थे और एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जैसे कि आपने चैप्टर 6 क्लास का जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा कि लोग पहले क्या करते थे। पूरा जितना भी घुमंतु का है ना, तो ये काम अभी भी वही कर रहे थे। सालना एक पेड़ का नाम होता है और महुआ एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये जो घुमंतु लोग थे वही किया करते थे। इतने तक आप समझ चुके हैं। कुछ शिकारी संग्रहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और वन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। पिछले वाले जो 6 के चैप्टर में आपने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि वो जो कुछ जानवर थे जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनको वो दूध के लिए पालते थे, बाकी का शिकार करते थे उनका मांस खाने के लिए, और जंगलों से जो सब्जियां, फल फूल उनको मिलती थी वही खाते थे। तो ये लोग भी सेम काम किया करते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोड समुदाय इसी तरह का एक समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियां बनाकर शिकार पर निकलते थे और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों से मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुए के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। साल जो होता है एक तरह का पेड़ है, अब महुआ एक फ्लावर होता है वाइट कलर और लिटिल बिट येलो होता है। उसके जो तेल है उसको निकाल कर उसको खाना बनाने के लिए यूज़ करते थे। इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे और जंगलों में इकट्ठी हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब वे स्थानीय बुनकरों और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत होती थी, तो ये लोग खोड समुदाय के लोग से ही कहते थे कि आप हमें लाकर दे दो। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे फिर? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था। यानी कि अगर किसी को चावल चाहिए तो किसी गेहूं वाले के पास जाएगा इससे गेहूं लेकर, और चावल वाले क्या करेगा, इसको चावल देकर वो उससे गेहूं ले लेगा, या दाल, कुछ हो ऐसी चीज़ें हो गई। तो बदल बदल कर यूज़ करते थे। कई बार तो ये हो गया अपने कीमती उन उत्पादनों के बारे में ज़रूर एक बार वो सोच लेते थे, चीज़ ले लेते थे। कई बार उन्हें ज़रूर चीज़ खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। उनमें से कई लोग आसपास के गांव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्य में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। खेत मजदूर मतलब किसी और के खेत में जाकर काम किया करते थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय जैसे कि मध्य भारत के बैगो औरों के लिए काम करने से कतराते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती थी। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। जो चीज़ आसपास पैदा नहीं होती थी उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासी को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो चुके थे, रहते भी थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें से लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा देते थे, लेकिन उसका ब्याज बहुत ही ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य और आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया जाता था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपनी सारी मुसीबतों की जड़ मानने लगे थे। कुछ जानवर पालते थे। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे और मौसम के हिसाब से मवेशियों या भेड़ों की रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ चलते रहते थे। जब एक जगह घास जो है ख़त्म हो जाती थी तो वो दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुज्जर और आंध्र प्रदेश के लाबाड़िया आदि समुदाय गाय भैंसों के झुंड पालते थे। कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग
गढ़िए और कश्मीर के बकरवाले बकरियां पालते थे। अगले साल इतिहास के पाठ्य पुस्तक में आप इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस मैप में हमें बताया गया है कि इस जगह पर ना आदिवासी लोग के जो समुदाय हैं वो यहाँ पर रहते थे। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ कि आप इसको अच्छे से पढ़ पाएँ। गड्डीवन गुजर, सहारिया, भील तो आज भी है। वान गुजर, राठवा, बैगसाय, बंजारा गोड, बंजारा आज भी हैं। कोई बंजारा गोड, माला इरुल, इसके कुछ बच गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। संस्थाल, मुंडा उरावल, पुराजा, कोया, ये सब उस टाइम पे थे। हंगज, खासी, नागा, रियांग, तो ये सारे लोग यहाँ पर रहते थे। जारवाजा आज भी है, 2023 में भी। ये इसी लैंड पे रहते हैं और यहीं की चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसको बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं है। इस वाले में बताया गया शिखर का वक्त, बुआई या वक्त नए खेतों के जाने का वक्त। इस वाले को मैं दूसरे वीडियो में समझाऊंगी। आज के लिए कितना ही। जाके इसको पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लो जो पीछे वाला था। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वरना सर्च कर लो। बाय।